Hello everyone and welcome back. Today we are going to start the new chapter of class 11 chemistry, that is unit 4, and the name of this chapter is chemical bonding and molecular structure. इस चैप्टर को हम पढ़ें, मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ें, उसके पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस चैप्टर का महत्व क्या है। मैं आपको चैप्टर में कुछ भी बताने के पहले ये बता देता हूँ कि वो चैप्टर आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो इस सब्जेक्ट की न्यू या इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एज वेल। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से भी एक है और ये इस चैप्टर में जो आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनेंगे, वो आपको हमेशा काम आएंगे। जब तक आप इस सब्जेक्ट की स्टडी करते रहेंगे तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट्स काम आते रहेंगे। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थेरीज हैं और कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस भी होंगे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके ही इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारी नई चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इस चैप्टर को हम शुरू करें उसके पहले एक बार शुरू करने के पहले एक बार इसके टाइटल पर ध्यान देते हैं। इसका टाइटल क्या कहता है? The name of the chapter as it suggests is chemical bonding and molecular structure. ठीक है, आप लोगों को चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ मैटर। और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में ही आपने कुछ लॉज पढ़े थे जिनका नाम था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने क्यों पढ़ा था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने इसलिए पढ़ा था क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसमें हम जब मैटर की स्टडी करते हैं तो मैटर का जो रियल एग्जिस्टेंस है, इट इज नॉट या इट इज़ वेरी रेयरली इन फ्री स्टेट। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैटर किस स्टेट में पाया जाता है? मैटर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। हमेशा मैटर अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस बनते हैं, उनकी स्टडी होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये जनरल सी एक साधारण सी भाषा में उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है कि हम क्या पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। तो मैटर जो कंबाइंड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, हम उसी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशन में उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसका यूजेस क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में जब तक हम पढ़ते हैं तब तक यही सब पढ़ते रहते हैं। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, उसका नेशनल इंपॉर्टेंस देखते हैं। जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के संबंधित नहीं रह सकते। वी हैव टू रिलेट इट विद आवर इकोनॉमी, वी हैव टू रिलेट इट विद our nation, we have to relate it with the entire humanity, the entire environment, the entire universe also. तो ये कोई सीमित या कोई छोटा मोटा विषय नहीं है जिसको हम एक बस छोटा सा सब्जेक्ट है पर्टिकुलर टेबल की तरह पढ़ लिया, रट लिया, खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही बृहद विषय है जिसकी सीमा तक पहुंच पाना हमारे लिए अपनी इस आयु में असंभव है। बहुत सारे जन्म लगेंगे, बहुत सारी जनरेशन अभी आएंगी जो इसकी स्टडी करती रहेंगी और वो नई नई खोज होती रहेगी और हर बार कुछ नया नया आता रहेगा जिसके बारे में हम सब सीखेंगे, जानेंगे। तो अपनी स्टडी हमेशा इसी आइडिया को दिमाग में रख के कीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, वो कुछ भी जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो भी कुछ परमानेंट नहीं है, वो भी चेंजेबल है, वो भी कभी भी सुधर सकता है, कभी उसमें भी बदलाव आ सकता है। चलिए, हम शायद भटक गए अपने मेन मुद्दे से। मेन मुद्दा हमारा इस चैप्टर पे होना चाहिए। क्या है हमारा मेन मुद्दा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी आप धीरे धीरे जब इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? भाई, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसका क्या मतलब है? बॉन्डिंग मीन्स अ वेरी गुड अटैचमेंट बिटवीन टू डिफरेंट पीपल और टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट। तो बॉन्डिंग का अर्थ हमारी साधारण भाषा में क्या है? जब कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में किसी भी वजह से जुड़ी हो तो इसको बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट
bonding between different chemicals. And what are chemicals? Chemicals are natural substances, right? Chemicals are natural substances which are nothing but matter. तो मैटर के अलग अलग ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इस बोर्ड पे आप फ्रेम में एल्यूमिनियम देख रहे होंगे, ये सिर्फ एल्यूमिनियम का फ्रेम नहीं है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर भी आ चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने अगल बगल देख सकते हैं। अगर आप वॉल देखेंगे, दीवारें देखिए, दीवारों पे प्लास्टर होता है, प्लास्टर के ऊपर पेंट लगते हैं, वो भी क्या है भाई, कहीं ना कुछ केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। प्लास्टर होता है, उस पर भी जो मॉर्टर बनता है वो भी एक प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें सेटलिंग अप होती है, वो स्ट्रांग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर उसके ऊपर पेंटिंग होती है, पेंटिंग से फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब भी मैटर अलग अलग रूप में जुड़ता है, बनता है या एक नए रूप में उभर के आता है, तो वो किस वजह से संभव हो पाता है? दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? तो केमिकल बॉन्डिंग तो चलिए आप समझ गए होंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो क्या है? वो है बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड क्या है भाई? बॉन्ड इज नथिंग। एक साधारण भाषा में, किताब में आप डेफिनेशन देख सकते हैं, पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ एक साधारण सी भाषा में आपको जो समझने में आसानी हो, वो क्या है? बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स है। बॉन्ड इज अ फोर्स। कैसा फोर्स है भाई? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसा फोर्स है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो आयंस भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो एक बॉन्ड है। दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो भी एक बॉन्ड है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का बॉन्ड ही है, ठीक है। इन सभी बॉन्ड्स के बारे में हम इस चैप्टर में एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, पढ़ेंगे। और जो भी डाउट्स होंगे प्लीज उनको आप पूछने से हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप डाउट्स को परसिस्ट करने देंगे तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनको आप बेहिचक, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डाउट के आप उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी डाउट्स को क्लियर करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो क्या है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents, atoms, ions, molecules together in different chemical species is called a chemical bond, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। जो मैंने आपको बताया ये इसी का एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप एनसीईआरटी से कुछ और स्टडी कर लीजिएगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए केमिकल बॉन्ड तो आप समझ गए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है भाई? इसी चैप्टर में जो टाइटल है उसी का दूसरा नाम है, इसी टाइटल का दूसरा पार्ट है, क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप लोगों ने चैप्टर 2 में जो चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर 2 दैट यू स्टडी? इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। एटम का स्ट्रक्चर, एटम कैसा होता है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर्याप्त है? क्या एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के सब कुछ जान सकते हैं? नहीं, पर्याप्त नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन तब भी इट इज नॉट इनफ। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, राइट। दो या दो से अधिक एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? तो मॉलिक्यूल बनता है। हमारे सामने मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा होता है। भाई मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है या ऑक्टाहेड्रल है। ये अलग अलग शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग अलग शेप्स हमको बताएंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल कैसा स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी रेगुलर स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं तो उनको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग, एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग की वजह से अगर मॉलिक्यूल बनता है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैसा स्ट्रक्चर वो एक्वायर कर सकता है। यही चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो कौन सी हेडिंग होगी हमारी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हेडिंग होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया टॉपिक है। आप इसमें दिल लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे तो ये मेरा वादा है कि आपको केमिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। आपका मन करेगा कि मैं केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा पढ़ लूँ। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना वादा भी है। आप इसको दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए, डाउट्स को तुरंत पुट अप कीजिए ताकि हम उसको तुरंत उसी समय खत्म कर सकें। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक लेके चलते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है, आपके एनसीईआरटी आप देखोगे, एनसीईआरटी को, उसमें आपको देखने को मिलेगा कॉसल-लेविस अप्रोच। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो होता है कॉसल-लेविस अप्रोच। ये क्या कहता है? ये सिंपली ये कहता है कि जब कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए जाता है तो वो ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। ठीक है, और ये अप्रोच जानने के पहले आप ये समझिए कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस ने कॉसल-लेविस अप्रोच में लुईस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब लुईस स्ट्रक्चर हमारे सामने आया तभी हम इस चीज के रिजल्ट तक पहुंच पाए कि आखिर बॉन्डिंग किस वजह से हो रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में लुईस स्ट्रक्चर क्या है? लुईस ने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी एटम को हम लेते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल वी टेक सोडियम, और सोडियम को अगर हम लेते हैं और उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं तो कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैसे पता करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है भाई इसमें? 1। तो लुईस स्ट्रक्चर किसका, सोडियम का क्या होगा? सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na और उस पे एक इलेक्ट्रॉन है खाली, तो उस पे सिर्फ एक हम डॉट बना देंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो उसमें कितने आएंगे? लास्ट में आएगा 3s2, मतलब उसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा? Mg and 2 डॉट्स। ठीक है, इसी लुईस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। आपको ये पता होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लुईस के इस कॉन्सेप्ट को ही लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है और लुईस स्ट्रक्चर को ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन को ले लेते हैं तो फ्लोरीन में कितने हैं आउटर मोस्ट में? एटॉमिक नंबर 9, आउटर मोस्ट में क्या आएगा? लास्ट में 2p5 आएगा। अगर 1s2 2s2 2p5, ठीक है, आउटर मोस्ट 5 है तो क्या आएगा लुईस स्ट्रक्चर फ्लोरीन का? F1 2 3 4 and 5। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। ऑलराइट, तो लुईस स्ट्रक्चर जब बनता है तो कॉसल-लेविस अप्रोच क्या कहती है? कॉसल-लेविस अप्रोच इस लुईस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही लाई गई, जो ये कहती है कि जितने भी एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। मतलब अगर उनके पास
एक है, दो है, तीन है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो 1 2 3 को लूज करके अपनी जो सेकंड इनर शेल है उसको आउटर मोस्ट शेल बना ले। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर उसके पास, सॉरी यहाँ मैंने गलत बना दिया, 2s2 2p5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये 7, दिस इज द इलेक्ट्रॉन आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये गलत था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया है तो। आउटर मोस्ट में 2p5 था और 2s2b था। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इज द स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो ये केमिकल बॉन्डिंग में क्यों जाता है? ये इसलिए आता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, और इसको क्या करना है? इसको किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर कॉसल-लुईस अप्रोच व्हिच सेज दैट every atom enters into chemical bonding in order to complete its octet. Okay, and how does it do that? कैसे करता है वो? ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 माध्यम होते हैं। 3 तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो सकता है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं पहले ही चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग क्या करें? वो सभी लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के सभी एलिमेंट्स के सिंबल, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सभी के सिंबल और सभी के लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही आसान काम है। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट रखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम में कितने हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट रखेंगे। लिथियम में कितने हैं? लिथियम क्या करोगे? लिथियम एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1। तो आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2s सेकंड एनर्जी लेवल, s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉन आउटर स्ट्रक्चर? जस्ट 1, Li1। ओके, लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो क्या होगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आउटर स्ट्रक्चर? Be एंड डबल डॉट। ओके, कोई भी देख लीजिए बेरिलियम का। बोरॉन में क्या आएगा? 3 आएगा। कार्बन में कितना आएगा? 4 आएगा। नाइट्रोजन में कितना आएगा? 5। ऑक्सीजन 6। फ्लोरीन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, फ्लोरीन में 7। ओके, एंड नियॉन 8। तो नियॉन क्या है? ग्लोबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होपफुली समझ गए होंगे। ये मैंने 10 तक तो बना दिया, आप 11 से 20 तक आराम से पहुंच सकते हैं। आप देखोगे उसमें भी कि सोडियम पे आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डॉट से? सोडियम में 1 डॉट पड़ेगा, मैग्नीशियम में 2 डॉट लगेंगे, एल्यूमिनियम में 3 लगेंगे। ठीक है, सिलिकॉन में 4 लगेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लोरीन पे जाएंगे आप तो 7 हो जाएंगे, फिर आर्गन पे जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, और उसके बाद पोटेशियम पे आएंगे तो फिर से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कॉसल-लुईस अप्रोच। इसमें कुछ आयंस का भी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। चलिए छोड़िए उसके बारे में, अभी जब आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे हम तो उसके बारे में विल स्टडी अबाउट दैट। तो अभी आज के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ ताकि आप बोर ना हो, और इस वीडियो को दोबारा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक जगह मैंने करेक्शन किया था, फ्लोरीन में 5 ही इलेक्ट्रॉन लगाए थे जो कि गलत था। मैंने अपने आप ही करेक्शन भी किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा, गलती पर ध्यान मत दीजिएगा, गलती तो किसी हो सकती है। चलिए, टेक केयर टिल देन and stay tuned for the next video, and please raise your doubts if you see any doubt, if you find any doubt in this particular topic. Okay, thank you so much, take care.